नुमान के जिस्म में बिजलियां भर गई थीं। उसे सारी बात अच्छी तरह समझ आ गई थी और उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो कम से कम अपने साथियों को खुद पर हंसने का मौका नहीं देगा, क्योंकि उसके मुताल्लिक ये बात कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो इस तरह इंडियन इंटेलिजेंस के ट्रैप में पहुंच जाएगा। वॉशरूम के अंदर घुसते ही उसने अतराफ का जायजा लिया और अपनी खुशकिस्मती पर मुस्कुरा दिया। हवा की आमदोरफ्त के लिए बरामदे की तरह बनी गैलरी के दोनों अतराफ खिड़कियां लगी थीं, जबकि सामने कतार में वॉशरूम मौजूद थे। अगले ही लम्हे वो एक खिड़की के पट खोल रहा था, जिसके जरिए नुमान ने बाहर छलांग लगाई और जमीन से बमुश्किल 5-6 फुट बुलंद खिड़की से वो बआसानी दूसरी तरफ उतर गया। ये होटल का बैकयार्ड था, जहां एक बड़े कतई राजी पर घास का एक जंगल सा उगा हुआ था, जिसमें जगह जगह होटल का नाकारा फर्नीचर गल सड़ रहा था। चीते की तरह चौकन्ना नुमान अपने पंजों के बल भागता अंदाजे से उसी समत जा रहा था जिधर से उसे उम्मीद थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा। जल्द ही उसे होटल की वॉल बाउंड्री दिखाई दी, जिसकी ऊंचाई तो उसके लिए कोई बड़ा मसला पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन दीवार पर लगे खारदार तारों ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। इन हालात में वो कम से कम उन तारों से गुजरने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। बादल नखास्ता उसने गेट का रुख किया। पैराडाइज होटल के सामने 2 बड़े गेट लगे थे, जिनमें से एक आने और दूसरा जाने के लिए था। दोनों दरवाजों पर मुस्तैद दरबान आने वालों का स्वागत करने और जाने वालों को बाय बाय करने के लिए मौजूद रहते। नुमान का रुख इत्तेफाक से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ था, जिसका उसे अभी अंदाजा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर कुमेश ने धनपत सिंह के सर पर टाइम बम चलाया, जो पूरी कुव्वत से फटा। सर जी, 5 मिनट हो गए हैं उसे। धनपत ने उसे हिदायत की। हाँ यार, जरा देखो तो सही। कुमेश वॉशरूम की तरफ गया। ओके सर। और धनपत खुद नामहसूस अंदाज में निरूपा रॉय की तरफ चल दिया, जो अभी तक अपने बिखरे वजूद को मुज्तमा कर रही थी। उसने निरूपा रॉय को नामहसूस अंदाज में मुखातिब किया, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब न मिला, क्योंकि निरूपा रॉय शौक की जिस कैफियत से गुजर रही थी, उसने निरूपा की हिस्सियात को थोड़ी देर के लिए मौत जैसी नींद सुला दिया था और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी सुनने और बोलने की कुव्वतें सल्ब हो गई हों। अलबत्ता कानों में एक फिक्रे की तकरार मुसलसल गूंज पैदा कर रही थी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं निरूपा, टेक केयर, आई मिस यू। निरूपा का सारा बदन इन फिक्रों से मुसलसल झंझना रहा था। बमुश्किल उसने अपने हवास मुज्तमा किए और अपनी दुनिया में वापस लौटी, जहां तल्ख हकायक मगरमच्छ की तरह मुंह खोले उसे निगलने के लिए उसके सामने मौजूद थे। उसने खुद से सवाल किया, क्या करूं? जवाब मिला, भाग जाओ निरूपा। उसने खुद से पूछा, लेकिन कहां? जिन लोगों से उसका ताल्लुक जुड़ गया था, वो तो उसे जमीन की 7वीं तह से भी निकाल कर बाहर ले आते। किसी नादीदा ताकत ने कहा, एक जिल्लत आमेज मौत। निरूपा रॉय दहल कर रह गई। वाकई अब उसे एक जिल्लत अंगेज मौत से दो चार होना था। तफ्तीश और तहकीक के लायनहल मराहिल उसके मुंतजिर थे। अब वो मशकूक एजेंट थी, जिसने रॉ के जाल में फंसी एक मोटी और ताज़ा मछली को न सिर्फ जाल से निकाला, बल्कि दोबारा पानी में फेंक कर नई जिंदगी से हमकनार भी कर दिया। वो जानती थी अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तफ्तीश के इंतहाई तकलीफ दे मराहिल से गुजारा जाएगा और तवील जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती तकालीफ से गुजारने के बाद अगर वो ये साबित करने में भी कामयाब हो गई कि उसने नुमान को फरार नहीं करवाया, बल्कि ये सब इत्तफाकिया हुआ, तो भी सारी जिंदगी के लिए वो एजेंसी में ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। अव्वल तो उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुमकिन है उसके बाप की सरकारी हैसियत आड़े आ जाए तो उसे बहाल रखा जाए, लेकिन वो सारी जिंदगी अंडर सर्वेलेंस रहेगी। शिकस्त खूरदा दिमाग ने उसकी रहनुमाई की। खुदकुशी कर लो। पिस्तौल उसके पास मौजूद था और यहाँ कोई भी उसे कनपट्टी पर फायर करके खुद को हलाक करने से नहीं रोक सकता था। लेकिन अगले ही लम्हे एक और नादीदा शक्ति ने उसे मजबूत बना दिया। क्यों करूं मैं खुदकुशी? क्या जुर्म किया है मैंने? कैसे धोखा दे सकती थी मैं नुमान को? मोहब्बत करता था वो मुझसे और मैं भी। फिर क्या जुर्म किया था उसने? कई सवालात बैक वक्त दिलो दिमाग में जन्म ले रहे थे। उसी लम्हे निरूपा की तरबियत आड़े आई और उसने मजबूती से हालात का मुकाबला करने की ठान ली। कुमेश वॉशरूम से बाहर आकर हाथ के इशारे से धनपत सिंह को अपनी तरफ बुला रहा था, जो करीबन भागता हुआ उसके पास पहुंचा और जो ही दोनों दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, गैलरी नुमा रास्ते के दाएं तरफ से खुली खिड़की से हवा का जोरदार थपेड़ा धनपत सिंह के मुंह पर लगा। कुमेश ने उसे उंगली के इशारे से ही खुली खिड़की दिखाई थी, जबकि धनपत सिंह सब समझ गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, हे भगवान। कुमेश ने तस्दीक की, वो तो निकल गया सर। धनपत सिंह चिढ़ गया, बोला, मैं अंधा नहीं हूं। अब यहाँ क्या झक मार रहे हो? बाहर की सड़कों की क्या पोजीशन है? उसने कुमेश को करीबन डांट दिया। कुमेश ने अपने हवास कायम किए, बोला, सर 8 जवान मौजूद हैं बाहर। धनपत सिंह ने चिढ़कर कहा,
उन्हें रेड सिग्नल दे दो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुमेश ने अगला धमाका किया बोला, बट सर वो सब्जेक्ट को नहीं पहचानते। प्लान के मुताबिक हमने सब्जेक्ट के साथ बाहर निकलते हुए उसकी शनाख्त करवानी थी। धनपत सिंह ने बाकायदा माथे पर हाथ मारकर कहा, हे भगवान, हे भगवान, क्या सारी एजेंसी के गधे मेरे मुकद्दर में ही लिखे थे? कुमेश ने अपनी दानिश में अपने साहब की अश्क शोई की, बोला, सॉरी सर। धनपत ने गुस्से से कहा, डैम इट, सिग्नल तो दो। कुमेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा गैजेट निकालकर उसका सुर्ख पुश बटन दबा दिया। बाहर मौजूद तमाम जवानों को अपने अपने वॉकी टॉकी पर रेड सिग्नल मिल गया, जिसका मतलब था सब्जेक्ट फरार हो गया है। धनपत सिंह ने बड़ी वहशतज़दा आवाज में कुमेश से कहा, ढूंढो उसे, अगर वो निकल गया तो हम सब मारे जाएंगे। आशीष कुमार को जानते हो ना? कुमेश कोई अगली डांट सुनने की बजाय फौरन वहां से निकल गया। कुमेश का रुख होटल के बाहरी दरवाजे की तरफ था, जबकि गुस्से और क्रोध से भरा धनपत सिंह निरूपा रॉय की तरफ जा रहा था। निरूपा के सामने वो उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर थोड़ी देर पहले उसका सब्जेक्ट नुमान बैठा हुआ था। यहाँ एक और हैरत उसके सर पर कयामत बनकर टूटी। इससे पहले कि धनपत सिंह के मुंह से कोई बात निकले, पहले से निरूपा ने तयशुदा प्लान के मुताबिक उसके कानों में पिघलता हुआ सीसा उंडेला, भगा दिया उसे। निरूपा के मुंह से निकले अल्फाज ने धनपत सिंह को बौखला कर रख दिया। गुस्से से उसकी जबान पर भी जैसे लर्जा तारी हो गया। उसने सारा गुस्सा और क्रोध 4 अल्फाज में समेटकर निरूपा की तरफ उछाला, क्या बक रही हो? निरूपा ने अगला हमला किया, डबल क्रॉस, मुझे तो पहले ही दिन से तुम पर शक था। धनपत सिंह आपे से बाहर हो गया। उसके मुंह से बेख्तियार मुगल्लजात का तूफान बरपा था, लेकिन निरूपा अपनी जगह मुकम्मल शांत बैठी हुई थी। अलबत्ता दूसरी मेजों पर बैठे गाहक उसकी तरफ मुतवज्जे थे। निरूपा ने उसे सिर्फ डांटने पर इक्तिफा किया, शट अप, और बाहर को लपक गई। धनपत सिंह ने निरूपा को गलीज गाली देकर कहा, किधर जा रही है? लेकिन इस मर्तबा गाली देना उसे कुछ महंगा पड़ गया। साथ वाली सीट से एक लंबा तड़ंगा सिख उठ खड़ा हुआ, बोला, ओए शर्म नहीं आती तुझे? लड़की को गालियां दे रहा है, ना मर्द कहीं का। इन लोगों का जोर सिर्फ माँ बहन पर चलता है जी। साले की शक्ल देखो, कैसी लानत बरस रही है इस पे। सरदार जी ने सिर्फ इब्तिदा की थी और यहाँ आधा हॉल निरूपा रॉय की हिमायत में उठ खड़ा हुआ। धनपत का भेजा बिल्कुल आउट हो गया। गुस्से और जिल्लत के एहसास से बेकाबू उसने सबको गालियां और धमकियां देना शुरू कर दी। वो लोग भी जैसे इसी रद्द-ए-अमल के मुंतजिर थे। इस मर्तबा भी इब्तिदा सरदार जी ने ही की। उन्होंने आगे बढ़कर धनपत को जोरदार घूंसा रसीद कर दिया, जिसके बाद बाकी लोगों की बारी आ गई। चंद मिनट में उन्होंने मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया। गो के होटल मैनेजर के वहां पहुंचने तक धनपत सिंह की शक्ल खासी तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उसने फौरन अपने अफसर को पहचान लिया और अपने स्टाफ की मदद से उसे बचाकर बगली कमरे में ले आया। हैरान परेशान होटल मैनेजर ने उसे कुर्सी पर सहारा देकर बिठाते हुए पूछा, ये क्या हो गया सर? जवाब में धनपत सिंह ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। होटल मैनेजर ने बमुश्किल खुद पर काबू पाकर पूछा, मेरा क्या कसूर है सर? धनपत सिंह ने अपने जबड़े से हिलाते हुए पूछा, कहाँ मर गए थे तुम सब लोग? वो बोला, सर आपने ही कह दिया था कि कोई हॉल में नजर ना आए। धनपत सिंह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बोला, ठीक है, बाहर से कुमेश को बुलाओ। निरूपा रॉय ने हॉल कमरे से निकलते हुए आखिरी मंजर यही देखा था कि धनपत की 3-4 नौजवान मिलकर धुनाई कर रहे थे। दूसरी तरफ नुमान ने होटल के लॉन से बाहर निकलने तक का फासला बमुश्किल 2 मिनट में तय किया था और अब होटल की दीवार के बाहर कतार में खड़ी टैक्सियों में से एक में बैठकर उसे एक गलत मंजिल की तरफ ले जा रहा था। यहां पहुंचकर उसने साइकिल रिक्शा, उसके बाद एक और टैक्सी के जरिए हाई कमीशन तक का फासला तय किया और कुछ दूर ही उतर गया। उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक यहाँ उसके इस्तकबाल के लिए इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हर वक्त मौजूद रहते थे और ऐन मुमकिन है कि उन्हें उसके फरार की इत्तला मिल गई हो। इसी खदशे को जहन में रखते हुए उसने ऐसे हालात से निपटने के लिए पहले से तैयार शुदा एक प्लान पर अमल करते हुए अपनी बखैरियत वापसी को मुमकिन बनाया था। क्योंकि हाई कमीशन के लोगों को अक्सर ऐसी सूरत हाल का सामना रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे हंगामी मंसूबे बना रखे थे जिनके जरिए एक मर्तबा इंडियन इंटेलिजेंस को डॉज देकर निकलने वालों की हाई कमीशन में महफूज वापसी को मुमकिन बनाया जा सकता। नुमान को भी ऐसे ही एक एक्सरसाइज के जरिए महफूज किया गया था और अब वो अपनी सीट पर बैठा गुजरे वक्त पर गौर करते हुए सोच रहा था कि अगर आज रॉ के काबू आ जाता तो उसका क्या हशर होता। अभी तक वो निरूपा के मुतल्लिक कोई राय कायम नहीं कर सका था, लेकिन ये बात अच्छी तरह जान गया था कि आज वो निरूपा ही की वजह से बच निकला है। अब निरूपा का क्या अंजाम होगा? धनपत सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि आशीष कुमार का सामना कैसे करेगा। उसे यकीन था कि निरूपा ने नुमान को फरार करवा दिया है। आशीष कुमार गुस्से और हैरत से धनपत को देख रहा था।
धनपत सिंह के जरिए उसने जो हशर नुमान का करवाने के लिए ये सारा खड़ाग फैलाया था, उससे नुमान बचकर निकल गया और धनपत सिंह खुद नुमान के मुतवक्के हशर से 2-4 उसके सामने मौजूद था। मिली हुई है साली उससे सर, उसने खुद भगाया है उसे। धनपत सिंह के लिए अपने अंदर के उबाल पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा था। आशीष कुमार ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, तो ये बात है। न जाने क्यों धनपत का सारा उबाल ठंडा पड़ गया। उसने कदरे नॉर्मल लहजे में कहा, मुझे तो शुरू से ही शक था उस पर, सर डबल क्रॉस कर रही थी। अचानक ही उसकी आंखों में झांकते हुए आशीष कुमार ने उसे मुखातिब किया, धनपत सिंह। वो बोला, यस सर। धनपत को उसकी आंखें अपने वजूद में बरमे की तरह सुराख करती महसूस होने लगी। वो बोला, ये बात तुम्हारे मुतल्लिक क्यों नहीं कही जा सकती? आशीष कुमार ने गो ये बात उसकी तरफ देखे बगैर कही थी, लेकिन सर से पांव तक धनपत सिंह लरस कर रह गया। न जाने क्यों उसने पूछ लिया, मैंने कोई अजनबी जबान नहीं बोली धनपत सिंह, अंग्रेजी तुम भी अच्छी तरह बोल और समझ लेते हो, कम से कम मेरी इत्तलात तो यही है। आशीष कुमार ने इस मर्तबा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। धनपत को तलखी सी महसूस हो रही थी। बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये मेरी ईमानदाराना राय थी। आखिर उसका बॉस उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था, उसने सोचा। आशीष कुमार बोला, ओके धनपत सिंह, सब्जेक्ट का इस तरह हाथ आकर निकल जाना हमारे लिए डूब मरने की बात है। कम से कम मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी बात सच है तो उसे साबित करो कि निरूपा रॉय ने डबल क्रॉस किया है। अगर तुम्हारे लिए यह मुमकिन नहीं तो। बात नामुकम्मल छोड़कर उसने धनपत की आंखों में झांका तो धनपत को यूं लगा जैसे अभी उसे जमीन पर बिठा कर उड़ा दिया जाएगा। उसने धनपत की तरफ देखे बगैर कहा, तुम जा सकते हो। धनपत की टांगें कांपने लगीं, क्योंकि उसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाने की बजाय सिर्फ उसे घर से निकल जाने के लिए कहा जा रहा था, जिसका मतलब था कि दाल में काला है। उसने आशीष को सलूट किया और वह मुश्किल डगमगाते कदम संभालता कमरे से निकला तो उसके खदशात की तस्दीक हो गई। दरवाजे पर इंटरनल सिक्योरिटी के 2 मुस्तैद जवान उसके मुंतजिर थे, जिन्होंने उसके हाथों को कमर के पीछे ले जाकर हथकड़ी में बांधकर उसकी आंखों पर काली पट्टी चढ़ा दी। अब उनका रुख उसी इमारत के तहखाने में मौजूद इंटेरोगेशन सेल की तरफ था, जहां धनपत सिंह के दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। थोड़ी देर बाद ही निरूपा रॉय आशीष कुमार के सामने मौजूद थी। उसने छुटते ही कहा, डबल क्रॉस है सर धनपत सिंह। अपनी तरफ से वो मुकम्मल तैयारी करके आई थी। आशीष कुमार बोला, तुम जानते हो एक दूसरे को? वो बोली, यस सर। निरूपा ने बड़े एतमाद से कहा। अगला सवाल आया, कब से? बोली, जब से उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी सर। निरूपा तयशुदा प्लान के मुताबिक कदम ब कदम आगे बढ़ रही थी। आशीष ने कदरे हैरानी से पूछा, क्या कह रही हो तुम? वो बोली, सर मुझे अपना बैग मंगवाने की इजाजत दें, मैं साबित कर दूंगी। उसने आशीष कुमार से इजाजत ली। कमरे में दाखिले से पहले उसके जिस्म की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद तमाम चीजें बाहर रखी गई थी। आशीष कुमार ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका, जहां बज़ाहिर इत्मीनान और तमानियत के अलावा उसे और कुछ दिखाई न दिया। दूसरे ही लम्हे उसने अपने इंटरकॉम पर बाहर हिदायत जारी की और एक मुस्तैद सिक्योरिटी ऑफिसर निरूपा का वो बैग अंदर ले आया जो उन्होंने बाहर रखा हुआ था। आशीष कुमार ने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो रोबोट की तरह वापस मुड़ गया। निरूपा रॉय ने आशीष कुमार की इजाजत से अपने बैग से वो कैसेट निकाली जो शायद आज ही के दिन के लिए उसने दिल्ली के डांसिंग स्कूल में रिकॉर्ड की थी। थोड़ी देर के बाद वो आशीष कुमार को टेप रिकॉर्डर पर धनपत सिंह की वो धमकी वाली कैसेट सुना रही थी। टेप के खात्मे पर उसने आशीष कुमार को तमाम वाकयात से आगाह किया। आशीष ने पूछा, तुमने पहले क्यों रिपोर्ट नहीं किया? वो बोली, मैंने जरूरत नहीं समझी सर, इट वॉज पर्सनल। मैंने एजेंसी को दरमियान में लाना मुनासिब नहीं जाना। आशीष ने बज़ाहिर ला ताल्लुक से अंदाज में कहा, तो ये बात है। उसके बाद उसने सिगरेट सुलगाया, फिर अपनी आदत के मुताबिक कमरे के 2 चक्कर लगाकर कुछ सोचता रहा और अचानक वो निरूपा के सर पर पहुंचकर मुखातिब हुआ। मैं तुम्हारे साथ कई रातें गुजारने की शदीद ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, तुम जा सकती हो। निरूपा को इस बात की अच्छी तरह समझ हो गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। वो ज़हनी तौर पर इस सूरत हाल के लिए तैयार होकर आई थी। तवक्कुआत के मुताबिक उसे कमरे से बाहर निकलते ही गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन सेल में पहुंचा दिया गया। धनपत सिंह के साथ क्या गुजरी उसका उसे इल्म ना हो सका, लेकिन उसे 15 दिन तक मुसलसल ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाप का ओहदा उसके किसी काम न आ सका। 15 दिन की तफ्तीश के बाद वो इस मकसद में बहरहाल कामयाब हो गई थी कि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। ये बात उसके लिए बहरहाल हैरत अंगेज थी कि उसे पॉलीग्राफ मशीन से नहीं गुजारा गया था। शायद इसकी वजह तफ्तीश के इब्तदाई दिनों में इंस्पेक्टर सांसी के साथ गुजारी उसकी वो 2 रातें थीं जो उसने अपनी मर्जी के बिल्कुल बरक्स महज खुद को पेशामदा अजाब से निजात दिलाने के लिए इंस्पेक्टर सांसी के साथ बतौर रिश्वत गुजारी थी।
इंस्पेक्टर सांसी ने उससे मुकम्मल कीमत वसूल की, लेकिन अपना वादा निभाया और उसके मुताल्लिक आखिर में ओके रिपोर्ट लिख दी, जिसका मतलब था कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन तो रहेगी, लेकिन फिलवक्त वो क्लियर है। कर्नल रॉय खुद आर्मी इंटेलिजेंस के एक एडवांस यूनिट की कमांड कर रहा था, लेकिन उसे बाद अज खराबी बिस्यार सिर्फ इतना ही इल्म हुआ कि उसकी साहबजादी निरूपा रॉय की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसके बाद उसने इस मामले में किसी दिलचस्पी का इजहार कतन नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि इसका मतलब सिवाय अपने और अपनी बेटी के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने के और कुछ नहीं। इस बात का उसे यकीन था कि बकायमी होशो हवास उसकी बेटी दुश्मन की एजेंट नहीं बन सकती। अलबत्ता उसकी बेवकूफ़ी से कोई गलत फहमी पैदा होना बहरहाल मुमकिन था। निरूपा रॉय को 1 माह की जबरी रुखसत पर भेजा गया था। ये सारा वक्त उसने घर में सोते जागते या कभी कभी अपनी सहेलियों के यहाँ आने जाने में गुजारा। इस दौरान दर्जनों मरतबा उसका दिल चाहा कि हाई कमीशन में फ़ोन पर ही नुमान से बात कर ले, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को वो कभी अमली जामा न पहना सकी। वो खुद तो नुमान से माफ़ी मांग कर अपने गुनाह का प्रायश्चित करने की हर कीमत अदा करने के लिए तैयार थी, लेकिन अगर उसकी कोई कॉल बग हो जाती, जिसके 100% चांसेस मौजूद थे, तो उसके सारे ख़ानदान की ज़िंदगी जहन्नम बना दी जाती और वो ये कभी बर्दाश्त न कर पाती। अब उसकी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई थी कि जिस तरह भी मुमकिन है वो नुमान के साथ किए गए फरेब का कफ़ारा अदा करे। वो अब तक उसे फरेब और धोखा ही समझ रही थी, हालांकि उसके दिमाग ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और उसे समझाया था कि उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, क्योंकि उसे ऐसा करना ही था, ये उसकी ड्यूटी थी। अलबत्ता आखिरी लम्हात में उसने नुमान को खबरदार करके उसके फरार के लिए राह हमवार करने का जो कारनामा अंजाम दिया था, उस पर उसके दिलो दिमाग में हमेशा जंग छिड़ी रही। उसका दिल उसे बिल्कुल जायज़ और बरहक करार दे रहा था, जबकि दिमाग उसे तस्लीम करने से इनकारी था और उसने निरूपा रॉय को देशद्रोही करार दे दिया था। बात कुछ भी रही हो, निरूपा ने यह जान लिया था कि अब उसकी अगली ज़िंदगी एक कैदी की ज़िंदगी है और उसे ये ज़िंदगी महदूद आज़ादी के साथ बसर करना थी। दौरान तफ्तीश और उसके बाद भी एक लम्हे के लिए नुमान उससे जुदा न हुआ। जब इंस्पेक्टर सासी उसकी बोटियां नोच रहा था, उन लम्हात में भी उसने नुमान को खुद से अलग न किया और इंस्पेक्टर के जाने के बाद जिंदगी में वो पहली मर्तबा बेबस, लाचार और बेकस दोशीज़ाओं की तरह आंसू बहाती रही। उसे न जाने क्यों एहसास हो रहा था जैसे वो नुमान के साथ कोई बददयानती कर रही है, जैसे वो नुमान की किसी अमानत में खयानत की मुर्तकिब हुई है। वो पहरों अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रहती। उसके वालिदैन खुद सरकारी ऑफिसर थे, उसकी बदली हुई जहनी कैफियत से बखूबी आगाह थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती थी कि इसके दर्द का मदावा कैसे करें। वो तो उसे ढंग से तसल्ली भी नहीं दे सकते थे।